नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रख रहे होंगे। भारत चीन संबंध का ये सेकेंड एपिसोड है जिसमें हम लोग दोनों देशों के मध्य टकराव की फेज को समझेंगे। दोस्तों, ये सेकेंड एपिसोड थोड़ा लेट हो गया बिकॉज़ लैपटॉप बिगड़ गया था और जैसा कि आप सबको पता है लॉकडाउन लागू है, तो ऐसी स्थिति में लैपटॉप बनवाने में थोड़ा समय लगा। बट हरिवंश राय जी की एक पंक्ति कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सो फाइनली वी आर बैक। आज हम 1958 से 1962 के घटनाक्रम को देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि 1962 के युद्ध के कारण क्या थे, कि 1962 का युद्ध क्यों हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1949 से 1957 तक का जो टाइम फेज़ था, भारत और चीन के संबंधों का हनीमून फेज़ था, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से बाबू सोना वाला रिलेशन शेयर कर रहे हैं या दोनों केवल सहयोग कर रहे हैं। दोनों के बीच में तनाव का कोई भी बिंदु नहीं है। आपके सामने जो स्क्रीन पे स्लाइड दिख रहा होगा, इसमें 1949 से 1957 के टाइम फ्रेम के दौरान दोनों देशों के मध्य सहयोग के भिन्न एग्ज़ाम्पल हैं कि दोनों देश कहाँ कहाँ पे सहयोग कर रहे थे। तो इसका सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है कोरियन वॉर का, फिर तिब्बत इशू पे दोनों सहयोग किए, फिर दोनों ने आपस में अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए पंचशील एग्रीमेंट किया, फिर चाओ एन लाई की 1954 में यात्रा होती है, फिर नेहरू की विजिट होती है चाइना अक्टूबर 1954 में, फिर 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस में दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। फिर इसके अलावा इंडिया चाइना के परमानेंट मेंबरशिप कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया सपोर्ट करता है। बदले में चाइना हमें गोवा इशू पे सपोर्ट करता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जहाँ पे ये दिखाई देता है कि भारत चीन कैसे आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। अब समझने वाली बात ये है कि 1949 से 1957 तक जब दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि 1962 में दोनों फुल फ्लेज वॉर में चले गए। एशिया की दो सबसे बड़ी शक्ति पूर्ण रूप से या यूं कहें कि फुल फ्लेज वॉर में जा रही है, युद्ध में जा रही है दोनों। ऐसा क्या हो गया था? तो आज बेसिकली हम इन्हीं चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि 1957 ऑनवर्ड्स ऐसे कौन कौन से घटनाक्रम घटित हुए थे जिसकी वजह से दोनों देशों के मध्य विवाद बढ़ता चला गया और उस विवाद का अंतिम परिणाम, अंतिम रिजल्ट 1962 का युद्ध था। दोस्तों, दोनों देशों के मध्य विवाद की शुरुआत होती है 6 अक्टूबर 1957। 6 अक्टूबर 1957 को चीन के एक न्यूज़पेपर पीपल्स डेली में प्रकाशित एक खबर से, और ये खबर था कि चीन ने अपने प्रांत सिंकियांग को तिब्बत से जोड़ने के लिए एक हाईवे का निर्माण कर लिया है और हाईवे पूर्ण रूप से ऑपरेशन के लिए रेडी हो चुका है। जैसा कि आपके सामने मैप में दिख रहा होगा, सिंकियांग यहाँ पर है और तिब्बत ये रहा। अब दोनों के मध्य जब रोड का निर्माण हुआ था तो वो रोड आया था अक्साई चीन से होते हुए, और ये अक्साई चीन उस समय तक भारत के टेरिटरी में था। यानी कि इस न्यूज़ ने ये बता दिया पूरे वर्ल्ड को कि चाइना ने इंडिया के एरिया में इंटरवीन किया है। ये खबर थी 6 अक्टूबर 1957 की। आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि अक्टूबर महीने में जनरली सर्दी होती है, और ये बात हो रही है 1957 की। तो 1957 का जो भारत था वो उतना ज़्यादा समृद्धशाली या फिर उतना ज़्यादा वेल इक्विप्ड नहीं था। अब वहाँ जाके देखना था हमें कि भाई चीन जो ये हाईवे का निर्माण किया है ये हमारे क्षेत्र में है या हमारे क्षेत्र में नहीं है। तो सर्दियों के मौसम में चूँकि ये हिमालयन टेरेन है, ये वाला एरिया पूरा का पूरा हिमालयन टेरेन है, तो ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बर्फ़ जम जाते हैं और ज़्यादा दुर्गम हो जाता है। तो हमारी पेट्रोल यूनिट जो थी उस समय इतनी सक्षम नहीं थी कि वहाँ पे वो ट्रैवल कर सके। फाइनली हम लोग ने समर का इंतज़ार किया और 1958 के समर में हमने फर्स्ट अपने पेट्रोलिंग यूनिट को भेजा देखने के लिए कि भाई देखो जाके कि चाइना ने हमारे एरिया को कब्जा तो नहीं कर लिया है,
हमारे एरिया में घुसा है या फिर वो अपने एरिया में रोड का निर्माण किया है। जब हमारा पहला यूनिट गया तो इस यूनिट को चाइनीज़ फ्रंटियर गार्ड्स ने डिटेन कर लिया। फिर हमने सेकेंड पेट्रोल यूनिट को भेजा और जब सेकेंड पेट्रोल यूनिट गया तो उन्होंने पूरा विजिट करने के बाद ये पता लगाया और आकर वापस अपने चौकी पे इन्फॉर्म किया कि चीन इस रीजन में 160 किलोमीटर अंदर घुस आया है। ये पहला ऐसा इंसिडेंट था जहां पे चीन इंडियन बॉर्डर में इंटर किया था। 160 किलोमीटर अक्साई चीन के कब्जे में चला गया था। ठीक, ये विवाद का पहला एग्जाम्पल है जहां से दोनों देश आपस में क्या कर रहे हैं, विवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, उस समय का जो ये सिंकियांग तिब्बत हाईवे था, आज इस हाईवे को G219 के नाम से जाना जाता है चीन में। सिंकियांग को वर्तमान में सिंजियांग के नाम से जाना जाता है और ये हाईवे का आप ये मैप देख सकते हो कि कैसे ये तिब्बत और जिंगजियांग प्रांत को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। ये भी इशू चल ही रहा था, विवाद अभी सुलझा भी नहीं था, किसी बीच तिब्बत में एक नया घटनाक्रम शुरू हो गया। जैसा कि आप सबको पता है कि 25 अक्टूबर 1950 को चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया और तिब्बत पर अटैक करने के बाद तिब्बत को एक्वायर कर लिया और तिब्बत के इस एक्विजिशन को या तिब्बत के ये जो अधिग्रहण था जो चाइना के द्वारा किया गया था, इसको इंडिया ने मान्यता दे दिया था। और इंडिया ने मान्यता दिया था पंचशील एग्रीमेंट के द्वारा, है ना। हम लोग फर्स्ट एपिसोड में पढ़े हैं। आप में से जिन लोगों ने फर्स्ट एपिसोड को नहीं देखा है, प्लीज़ आप लोग जाके फर्स्ट एपिसोड को देख लीजिए। तो इंडिया ने पंचशील एग्रीमेंट के द्वारा चाइना के तिब्बत पर कब्जे को मान्यता प्रदान कर दिया था। आप सबको पता है कि चीन चूंकि साम्यवादी कंट्री है और तिब्बत में उस समय बौद्ध धर्म बहुत बड़ा धर्म था। तो चीन चूंकि साम्यवादी देश है और साम्यवादी देश जनरली धर्म को उतना तवज्जो नहीं देते हैं। इसके अलावा साम्यवादी कंट्री समानता को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इन दो वजहों से चीन ने तिब्बत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना शुरू किया और तिब्बत का जो सांस्कृतिक और सामाजिक कल्चर था उन सब को उसने प्रभावित करना शुरू कर दिया। जब ऐसा होने लगा तो इसके अगेंस्ट में सबसे पहला विद्रोह स्टार्ट होता है 1956 में और जिसको कहा जाता है खम्पा रेबेल। खम्पा रेबेल हुआ और चीन की साम्यवादी सेना ने इस विद्रोह का दमन कर दिया और ये विद्रोह कमोबेश शांत हो गया। यह विद्रोह शांत हो गया, लेकिन इसी बीच 10 मार्च 1959 को तिब्बत की राजधानी ल्हासा में एक डेडली विद्रोह शुरू हो गया। उससे भी ज़्यादा विध्वंसक विद्रोह शुरू हो गया और इस विध्वंसक विद्रोह के शुरू होने के साथ ही चीन की सेना भी तिब्बतियों का बड़े पैमाने पे शोषण करना शुरू कर दिया। विद्रोहियों को मारा गया, काटा गया, उनको ज़बरदस्ती दबाया गया। तिब्बती लोग अपनी जान की रक्षा के लिए इधर उधर छुपते फिर रहे थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म का एक गुरु जिसे हम दलाई लामा कहते हैं और वही उनके राजनीतिक प्रमुख भी होते हैं। उस समय तिब्बत में 14वें दलाई लामा का शासन था और 14वें दलाई लामा को जब पता चला कि विद्रोह का दमन करते करते तिब्बतियों के जान माल का नुकसान हो रहा है, जान माल की बहुत क्षति हो रही है, तो अपनी जान बचाने के लिए तिब्बत से पलायन करते हैं और तिब्बत से पलायन करते हुए वो पहुंच जाते हैं भारत। और भारत में 31 मार्च 1959 को भारत सरकार उसे राजनीतिक शरण दे देती है, पॉलिटिकल असाइलम दे देती है भारत में। दलाई लामा को राजनीतिक शरण देने के साथ ही भारत चीन का संबंध एक नए लेवल पे चला गया, जहाँ पे दोनों आपस में एकदम करवाहट से भर गए हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। इसको समझना उतना मुश्किल भी नहीं है। आप कौटिल्य को या चाणक्य को याद कर लीजिए। आपके दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन है। अगर आपने किसी के दुश्मन को अपने यहाँ शरण दिया है तो वो भी दुश्मन हो गए। चीन का दुश्मन था दलाई लामा, जो कि तिब्बत में अकॉर्डिंग टू चाइना
चीनियों के अनुसार कि दलाई लामा तिब्बत में विद्रोह भड़का रहे हैं और तिब्बत के जो सबसे बड़े प्रमुख हैं, धार्मिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख, वो इंडिया में शरण लेने के लिए आ गए और इंडिया ने उसको शरण दे दिया। यानी कि भारत ने क्या किया, चीन के दुश्मन को अपने यहाँ पे शरण दे दी। अब जैसे ही आप किसी के दुश्मन को अपने यहाँ शरण देंगे तो आप बेसिकली उनसे भी दुश्मनी मोल ले रहे हैं, और चीन को ऐसा ही लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक डिबेट है कि क्या दलाई लामा को भारत में शरण देना चाहिए उस समय की परिस्थिति के हिसाब से। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अपनी एक भारतीय परंपरा का किस्सा सुनाता हूँ। ये किस्सा मुझे मेरे दादाजी ने सुनाया था। बेसिकली किस्सा क्या है कि राजा सीवी के पास एक कबूतर अपनी जान बचाने के लिए आता है और तभी उसके पीछे पीछे बाज भी आ जाता है। कबूतर राजा को कहता है, राजन मेरी जान बचाइए, और बाज कहता है, राजन मैं भूखा हूँ और मुझे मेरे शिकार को खाने दीजिए। अब राजा सीवी के समक्ष डायलेमा उत्पन्न हो गया कि वो करे तो क्या करे। एक तरफ उसके पास शरणागत है तो दूसरी तरफ एक भूखा प्राणी है। तो राजा सीवी ने बाज के भूख को शांत करने के लिए कबूतर के वजन के बराबर अपने शरीर के अंग को काट कर देना शुरू कर दिया, और देते देते उनका वज़न इतना हो गया, कबूतर का वज़न इतना ज़्यादा हो रहा था कि फाइनली पूरा का पूरा राजा सीवी को अपना शरीर देना पड़ गया भूख शांत करने के लिए। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि हमारी प्राचीन परंपराओं में ऐसा है कि हम लोग शरणागत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं। हम लोग वैसे परंपरा से आते हैं। तो इसीलिए जब दलाई लामा के ऊपर संकट आ गया था, उनकी जान के ऊपर संकट था, तो ना चाहते हुए भी हमने उनको शरण दिया, और शरण देने के साथ ही भारत चीन का संबंध और ज़्यादा वर्ष हो गया, दोनों का संबंध और ज़्यादा खराब हो गया। दलाई लामा के भारत में शरण लेने के साथ ही तिब्बतियों का जो वहाँ पे विद्रोह हो रहा था और उनको बड़े बेदर्दी से के साथ जो चीन उसको दबा रहे थे, वहाँ से वो लोग भागना शुरू किए शरणार्थी के रूप में, और भारत के अलग अलग हिस्से में उनको रिफ्यूजी कैंप में बसाया जाने लगा। आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, मैप स्लाइड में मैप चित्र दिखाई दे रहा होगा, कुछ मसूरी में, अरुणाचल प्रदेश में, देहरादून में, दिल्ली में, बेसिकली उन एरिया में उनको बसाया जाने लगा जहाँ पे कि वैसा भौगोलिक वातावरण था जैसा कि तिब्बत में है। इन दो घटनाक्रम ने भारत चीन के बीच सीमा विवाद को और ज़्यादा हवा दे दिया और भारत चीन के बीच सीमा विवाद उत्पन्न हो गया। ये सीमा विवाद जो आपको 1957 तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, 1959 में एकदम विकराल रूप धारण कर लेता है। तो हम सीमा विवाद की टाइमलाइन को समझते हैं। तो देखिए, भारत और चीन का जो बॉर्डर है उसे हम कहते हैं मैकमोहन लाइन, और ये मैकमोहन लाइन बना था अप्रैल 1914 की एक शिमला कन्वेंशन से। शिमला नामक एक जगह में 1914 ईस्वी में एक सम्मेलन होता है जिसमें कि भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आपको पता है भारत में उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो भारत की ओर से अंग्रेज शामिल हुए थे। उनका नाम था सर मैकमोहन आर्थर, और उन्होंने इन तीनों के बीच में आपस में बातचीत करके एक मैप पे लाल रंग से निशान ड्रॉ कर दिया था, जो कि हिमालयन टेरेन था, पहाड़ का एक लंबा श्रृंखला था, और उस श्रृंखला को ड्रॉ कर दिया था कि ये भारत और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा है। चूँकि ये मैकमोहन ने ड्रॉ किया था इसलिए इसको क्या बोला गया, मैकमोहन लाइन। भारत और चीन के बीच का ये सीमा इस्टेब्लिश हो गया। चूँकि ये सीमा भारत और तिब्बत के बीच का था, लेकिन चूँकि चीनियों ने तिब्बत को एक्वायर कर लिया इसलिए ये सीमा भारत और तिब्बत के बीच का हो गया। 1950-51 में कम्युनिस्ट चाइना ने एक मैप प्रकाशित किया जिसमें कि भारत के बहुत सारे अक्साई चीन वाला इलाका और अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका उस मैप में दिखाया चीनियों की तरफ से। तो भारत ने इसका अपोज किया कि ये तो हमारा टेरेन है, आप अपने मैप में कैसे दिखा रहे हैं। तो चीनी, उस समय की जो साम्यवादी चीनी सरकार थी, उसने कहा कि माई बाप, ये तो हमसे गलती हो गया है। बेसिकली ये मैप हमने नहीं बनाया, वो कॉमिनतांग सरकार जो कि हमसे पिछली सरकार थी उसी ने मैप बनाया है, इसीलिए ये कुछ विवादित मैप दिखाई दे रहा है। हम लोग को अभी समय नहीं मिला है, जब हम लोग को समय मिलेगा तो हम लोग मैप को सुधार कर लेंगे। और भारत ऐसा सोच रहा था कि चूंकि ये लोग मैप सुधार कर लेंगे और हमारी बात को जनरली मान लिए हैं, तो इसीलिए भारत की तरफ से कोई भी और एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया गया। फिर चीन ने तिब्बत को एक्वायर किया, हमने तिब्बत को मान्यता दे दिया।
तो हमें ये लगा कि चूंकि हमने तिब्बत पे मान्यता दे दिया है, इसीलिए वो मैकमोहन लाइन को मान लेगा सीमा के रूप में। पंचशील एग्रीमेंट जो भारत और चीन के बीच हुआ था, उसमें कोई भी सीमा विवाद के बारे में बात नहीं था कि सीमा विवाद को कैसे सुलझाना या भारत चीन के बीच क्या सीमा विवाद है, कुछ नहीं। चूंकि पंचशील एग्रीमेंट में कहीं कोई सीमा विवाद का जिक्र नहीं था, इसलिए भारत को लगा कि ठीक, चीन इस बात से सहमत है कि भारत और तिब्बत के बीच का जो मैकमोहन लाइन था वही भारत और चीन के बीच का सीमा हो जाएगा। इसी बीच में भारत एक और अपना मैप प्रकाशित करता है और उस मैप में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का इलाका भारत में दिखाया गया और चीन ने उस पर कोई ऐतराज़ नहीं किया। लेकिन जैसे ही चीन ने तिब्बत में अपनी स्थिति को मजबूत किया, वैसे ही चीन ने सीमा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और भारत के क्षेत्र में अतिक्रमण करना धीरे धीरे शुरू किया। और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दिया है कि 6 अक्टूबर 1957 को जो एक रोड का निर्माण हुआ था, जो सिंकियांग और तिब्बत से जोड़ते हुए, सिंकियांग और तिब्बत को जोड़ने वाली रोड का निर्माण किया गया था, उसमें दिखाई देता है। जब विवाद थोड़ा और बढ़ने लग गया तो भारत की तरफ से लेटर गया कि आप भारत के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं, ये तो सीमा विवाद को बढ़ाने जैसा है। तो 1959 में चाउ एन लाई की तरफ से एक लेटर इंडिया को आता है कि भारत और चीन के बीच में कोई भी सीमा अभी तक निर्धारित हुआ ही नहीं है, भारत और चीन के बीच का सीमा निर्धारित नहीं हुआ है। और वो जो मैकमोहन रेखा है वो बेसिकली अंग्रेज ने ड्रॉ किया था और अंग्रेज इंपीरियलिस्ट पावर थी, यानी कि साम्राज्यवादी शक्ति थी। तो चूंकि साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने हित के लिए वो सीमा का निर्माण किया है, इसीलिए हम उस सीमा को नहीं मानते हैं। और जैसे ही 1959 का ये लेटर आया कि हम उस सीमा को नहीं मानते हैं, तो भारत चीन के बीच का सीमा विवाद एक्सेलरेट हो गया और वहाँ से दोनों आपस में अब सीमा विवाद के नाम पर भिड़ने लग गए। तो भारत और चीन का सीमा विवाद 2 रूपों में है। भारत और चीन के बीच अगर आप सीमा को ड्रॉ करोगे तो इस शेप में दिखाई देगा। ये वाला इलाका पूर्वी सेक्टर कहलाता है और ये वाला इलाका पश्चिमी सेक्टर कहलाता है। ठीक, तो पूर्वी सेक्टर का विवाद क्या है? पूर्वी सेक्टर में ये जो मैकमोहन लाइन है, जो कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में खींची गई थी 1914 के शिमला सम्मेलन में, इस मैकमोहन लाइन को चीन मानने से इनकार कर दिया। ठीक, और ये जो आपका पश्चिमी सेक्टर है, जहाँ पे कि लद्दाख वाला रीजन है, ठीक है, इस लद्दाख वाले रीजन में चीन अपने सैनिकों के द्वारा अतिक्रमण करवा रहा है। यानी कि चीन इस एरिया में भारत के क्षेत्र की तरफ लगातार घुसता चला जा रहा है। तो आपने देख लिया कि कैसे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद 2 प्रकार के हैं। यहाँ पे सीमा विवाद क्या है कि मैकमोहन लाइन को नहीं मान रहा है, और यहाँ पे सीमा विवाद क्या है कि भारत के क्षेत्र में वो लगातार अतिक्रमण कर रहा है, लगातार घुसता जा रहा है। इस प्रकार भारत चीन के सीमा विवाद 2 रूपों में सामने आता है और सीमा विवाद के साथ ही भारत चीन के संबंधों में तनाव बढ़ना शुरू होता है। ये जो सीमा विवाद था, शुरुआत में इस रीजन में छोटे मोटे झड़प होती थी, छोटा मोटा संघर्ष होता था, उतना ज़्यादा हिंसक स्वरूप का नहीं था। लेकिन नवंबर 1959 के शुरुआत से ही भारत और चीन के बीच का संघर्ष हिंसक होना शुरू हो गया था। आप ये देखिए, ये लद्दाख वाला जो रीजन है, ये लद्दाख वाला रीजन, यहाँ पे कोंगकाला नाम का एक जगह है। उसी कोंगकाला नामक जगह पे पहली बार चीनियों ने खून बहाया था और खून बहाने के साथ ही दोनों देशों के मध्य तनाव अब चरम लेवल पर बढ़ना शुरू हो गया था। 12 जुलाई 1962 को लद्दाख के गलवान वैली रिवर में फिर से चीनियों ने अटैक किया। फिर 8 सितंबर 1962 को मैकमोहन लाइन को क्रॉस किया। तो ये सब जो आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल केवल छिटपुट संघर्ष के एग्जाम्पल हैं। और भारत को ऐसा लग रहा था कि भारत और चीन के बीच में केवल छिटपुट संघर्ष होगा, कोई बड़ा हमला चीन नहीं करेगा। लेकिन माओ और उसके जो शीर्ष सैन्य अधिकारी थे, वो सावधानीपूर्वक हमला की योजना बनाते रहे और 20 अक्टूबर 1962 को सुनियोजित तरीके से भारत और चीन के पूर्वी सीमा पे और पश्चिमी सीमा पर, दोनों सीमा पर एक साथ हमला हुआ। और एक साथ ही नहीं, एक समय भी हमला हुआ। तो ये दिखाता है कि चीनियों ने भारत के ऊपर बहुत ही सावधानीपूर्वक प्लान बना के आक्रमण किया था।
अब चूंकि भारत को पहले से ही लग रहा था कि चीन के साथ हमारा कोई बड़ा झगड़ा नहीं होगा, इसलिए हम लोग का प्रिपरेशन भी वैसा ही था। जैसे कि आप किसी खतरे को कम आंको तो आपका प्रिपरेशन भी क्या होता है, वैसा ही कम होता है। अब चूंकि हमने मान लिया था कि चीनियों के साथ हमारा संघर्ष नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने वहाँ पे सैनिकों की उतनी तैनाती की नहीं थी। इसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ा। युद्ध क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की कम तैनाती का नुकसान हमने उठाना शुरू कर दिया। इसके अलावा चीनियों ने हमारे टेलीफोन लाइन को काट दिया, जिससे कि सैन्य हेडक्वार्टर से हमारा संपर्क कट गया। अब भारतीय सैनिक पूरी तरह तैयार नहीं है। इस वजह से चीनी सैनिक तेज़ी से भारतीय इलाके में घुसती चली गई। 24 अक्टूबर 1962 तक चीन के सैनिक 15 किलोमीटर अंदर इंडियन टेरिटरी में आ चुके हैं। जब वो 15 किलोमीटर अंदर तक इंडियन टेरिटरी में आ गए तो 3 सूत्रीय संघर्ष विराम का प्रस्ताव नेहरू जी के समक्ष चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने कहा था कि इस वाले रीजन में, यानी कि ये जो लद्दाख वाला रीजन है, इस लद्दाख वाले रीजन में जितना हम लोग 1959 में आए थे उतने पे हम लोग आ जाएंगे और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन को हम लोग खाली कर देंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया। जैसे ये प्रस्ताव मानने से मना किया, चीनियों ने 15 नवंबर को फिर से एक बार ज़ोरदार हमला करना शुरू कर दिया। इस ज़ोरदार हमला करने से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे और हमारे सैनिक धीरे धीरे पीछे की तरफ आते जा रहे थे। चूँकि वो लोग ऐसे पोजीशन में थे कि आप उनका मैप देखिए, तिब्बत, तो तिब्बत का मैप कैसा है, ऐसा है, वर्ल्ड की ऊंची पठार माना जाता है। वो ऊपर से फायर कर रहे थे और हमारे सैनिक नीचे में थे। चूँकि उनकी स्थिति ऐसी थी जिनसे कि उनको लाभ मिल रहा था, इसीलिए वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और हमारे सैनिक पीछे 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 हारते हुए पीछे आते जा रहे थे। बहुत ही भीषण स्वरूप ले चुका था ये युद्ध और ऐसा लग रहा था कि भारतीयों की लगातार हार होती जा रही है। और धीरे 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 18 नवंबर आते आते बालोंग, बोमडीला, सेला, ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट सैन्य पोस्ट थे, हम वो सब को हार चुके थे। ये सारे के सारे पोस्ट चीनियों के हाथ में पड़ गए थे। सैनिकों के काफिले पश्चिम की तरफ बढ़ रहे थे। ये यहाँ से ये बांगटोंग, ये सब इलाका हारते हुए यहाँ से इधर की ओर वो बढ़ते जा रहे थे। अरुणाचल प्रदेश पे ऊपर उनका कब्जा हो चुका है। अब वो असम की तरफ एंटर कर रहे हैं। असम में एक शहर है तेजपुर। इंडियन साइड को लगने लग गया कि अब चीनियों का अगला टारगेट क्या होगा, तेजपुर होगा। तो जल्दी से तेजपुर को खाली करने के लिए कह दिया गया। प्रशासन गायब हो गया। अब लोगों को कहा गया कि आप लोग जल्दी से तेजपुर खाली कीजिए और कलकत्ता के लिए आप प्रस्थान कीजिए। तो ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये उस समय की स्थिति को बयां कर रहा है कि कितनी भागदौड़ मच गई थी। लोग अपना घर बर सब छोड़ के केवल अपनी ज़रूरत भर का सामान लेके तेजपुर को खाली कर रहे हैं और वो लोग जहाज़ पे बैठकर कलकत्ता की ओर रवाना हो रहे हैं। जिनको जहाज़ पे सीट नहीं मिल रहा वो पैदल रवाना हो रहे हैं, बैलगाड़ी पे रवाना हो रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिस डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन ही गायब है, एडमिनिस्ट्रेशन ही गायब है, वहाँ के आम लोगों का क्या हाल होगा। लोग के बीच में अफरा तफरी मची हुई है, पूरा खाली हो रहा है। इवन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वहाँ के स्टेट बैंक ने अपने सारे नोट्स को जला दिए थे। जितने भी उनके करेंसी थे उन सबको जला दिया था ताकि चीनियों के हाथ में नहीं पड़े। अब सिक्का को तो जला नहीं सकते हैं, तो सिक्का को उन लोगों ने कुएं में डंप कर दिया था। इसके अलावा कई सारी बातें ऐसी भी हैं कि हम लोगों ने अपने जितने भी सरकारी दस्तावेज़ थे उन सबको आग लगा दिया ताकि वो लोग चीनियों के हाथ नहीं आ जाएँ। ये सब एग्जाम्पल ये दिखा रहे हैं कि हम लोग कमोबेश ये मानते हुए पीछे हट रहे थे कि हमारी हार होनी तय है। लेकिन फाइनली 19 नवंबर की आधी रात को चीनी रेडियो ने यह घोषणा किया कि उसने तुरंत प्रभाव से एक पक्षीय युद्ध विराम कर दिया है, यानी कि यूनिलैटरल सीज फायर कर दिया है। और ये युद्ध विराम 1 दिसंबर 1962 से स्टार्ट होगा। 20 नवंबर को नेहरू जी का एक निराशाजनक भाषण ब्रॉडकास्ट होता है। भाषण का अंदाज ऐसा था कि मानो वो असम को विदाई दे रहे हों। आप लोगों को जान के ये ताज्जुब होगा कि आज भी जो असम के पृथकतावादी संगठन है, वो संगठन इस भाषण का एग्जाम्पल देकर भारत से सेपरेट होने की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि नेहरू जी ने तो हमें उसी समय विदाई दे दिया था।
दोस्तों मैं ये भाषण का क्लिप वीडियो के एंड में डाल दूंगा, तो आप लोग उस समय नेहरू जी का स्पीच सुन सकते हो जो उन्होंने 20 नवंबर 1962 को दिया था। इस प्रकार भारत और चीन के बीच में एक तरफा युद्ध विराम हो चुका है और इस एक तरफा युद्ध विराम में कहा गया कि जहाँ पे सैनिक हैं 7 नवंबर 1959 की स्थिति से 20 किलोमीटर अपने पीछे की ओर चल जाएंगे दोनों आपस में। इस युद्ध में भारत की हार हुई। 20 नवंबर के भाषण में नेहरू जी ने भी इस चीज़ को स्वीकार कर लिया था कि हम लोग सेला, बालोंग, बोमडिला को हार चुके हैं। हमारा जो आत्मविश्वास था वो नीचे गर्त में जा चुका था। अगर हम बात करें कि ये युद्ध हुआ क्यों, 1962 का युद्ध के ऐसे क्या कारण हैं जो दिखाते हैं कि भारत और चीन दोनों आपस में भिड़ गए। इसके कारण में शुरुआत में ये माना जाता था कि 1961 नेहरू गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी का क्या मतलब था कि जो हम चीनियों से हार रहे हैं या चीनी अतिक्रमण जिन जिन एरिया में हो रहा है उन सब एरिया में हम आगे बढ़कर अपने सैनिकों की पोस्ट बना दें ताकि चीनी घुसपैठ को रोका जा सके। तो आप इस मैप को देखिए, ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है कि नवंबर 1959 तक चीनी यहाँ तक एंटर कर चुके थे और इंडिया अपने फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत यहाँ पे अपनी पोस्ट को इस्टेब्लिश कर लिए ताकि चीनी इससे आगे नहीं जाए। तो काफ़ी सारे स्ट्रेटजिस्ट का मानना था कि इस फॉरवर्ड पॉलिसी ने भारत और चीन के मध्य युद्ध को एक्सेलरेट किया कि भारत अपने सैनिकों को आगे बढ़ा के पोस्ट बना रहा है जिससे कि दोनों के मध्य में टकराव बढ़ना शुरू हुआ। शुरुआत में ये ऐसा माना जाता था कि भारत और चीन के मध्य जो युद्ध है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कारक कौन है, ये फॉरवर्ड पॉलिसी है। और इस फॉरवर्ड पॉलिसी को सबसे पहले द हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट ने पब्लिश किया था और हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है और इसके कुछ अंश को जर्नलिस्ट निवेल मैक्सवेल ने प्रकाशित किया था और इसमें उन्होंने क्लेम किया था कि ये फॉरवर्ड पॉलिसी चूँकि एग्रेसिव पेट्रोल को बढ़ावा दे रहा था इंडियन साइड से, इस वजह से भारत और चीन के मध्य में युद्ध हुआ। और नेविल मैक्सवेल की बुक का नाम है दोस्तों इंडियाज़ चाइना वॉर, ये वाला आप बुक देख लीजिए। लेकिन उनकी इस थ्योरी को क्रॉस किया है बेर्टेल लिंटर ने, उनकी बुक का नाम है चाइनाज़ इंडियाज़ वॉर। और इन्होंने बताया कि भारत और चीन के युद्ध का कारण फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं है नेहरू का, इसके जिम्मेदार हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड। माओ की ये एक पॉलिसी थी, 1962 युद्ध के जिम्मेदार ये हैं। तो दोस्तों ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है? तो बेसिकली ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक इकोनॉमिक और सोशल कैंपेन है, एक आर्थिक और सामाजिक कैंपेन है जिसके द्वारा माओ चीन के समाज को बदलना चाह रहा है। चीन उस समय कृषि प्रधान इकोनॉमी था और उसको बदल के वो इंडस्ट्रियलाइज करना चाह रहा है, औद्योगिक शक्ति बनना चाह रहा है। उसका एम था अपने इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर देना, अपने देश को आधुनिक बनाना। इसके लिए उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम का एक पॉलिसी स्टार्ट किया। ठीक, इसको हिंदी में बोलूँ तो लंबी छलांग कहा जाता है इसको, ठीक है, लंबी छलांग का आंदोलन ऐसा कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था कि अपने यहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, खास करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसको 1 साल के अंदर अंदर डबल कर देना। लेकिन ये सुपर फ्लॉप हुआ और इसकी वजह से चीन में अकाल भी पड़े। एक रिपोर्ट के अनुसार उस समय इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड की वजह से 35 लाख चीनियों की मौत हो गई थी। तो इससे क्या हुआ कि माओ की स्थिति कमज़ोर पड़ने लग गई चीन में। तो चूंकि माओ की स्थिति कमज़ोर पड़ने लग गई, इसलिए वो अपनी स्थिति को चीन के अंदर मजबूत करने के लिए, साथ ही चीन को इकट्ठा करने के लिए, एकता में बांधने के लिए उसने राष्ट्रवाद का नारा दिया और वो चीन को जानबूझ के भारत के अगेंस्ट युद्ध के लिए प्रेरित किया। उस समय के वर्ल्ड में चीन के लिए युद्ध करना सबसे आसान था भारत के साथ, क्योंकि भारत उसमें आज़ादी हुआ था और हिमालयन टेरेन में उतना ज़्यादा वो अपने चेक पोस्ट वगैरह मिलिट्री पोस्ट वगैरह की स्थापना नहीं की थी। तो इसीलिए भारत सॉफ्ट टारगेट के रूप में था। तो माओ ने इसलिए भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो ये जो
बर्टिल लिंटर साहब हैं, इनका तर्क ये है कि चूंकि माओ की स्थिति 1960s में कमज़ोर हो रही थी, तो उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो दोस्तों यहाँ पे समझने लायक बात यह है कि इन केस आप लोगों के अगर सवाल जवाब होते हैं ऐसे, चाहे इंटरव्यू में हो या कहीं आंसर लिखने के लिए हो बीए या एमए के एग्ज़ाम में, तो जनरली आप इन दोनों बातों को लिखिए, लेकिन आप फॉरवर्ड पॉलिसी को मत मानिए कारण कि भारत चीन का कारण फॉरवर्ड पॉलिसी था। आप मानिए कि भारत चीन युद्ध का जो कारण था वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति था जो कि माओ ने अडॉप्ट किया था। इसके अलावा और कौन से कारण थे? इसके अलावा कारणों में अगर हम देखें तो चीन अपने शक्ति को एशियन कंट्री में दिखाना चाह रहा था। देखिए, आपको पहले पता है, फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री का लीडर नेहरू बनकर उभरा था, जो चाइना को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री को इंडिया लीड करे, तो वो चाह रहा था कि इसको चाइना लीड करे। पहला तो एक ये कारण था। दूसरा कारण क्या था कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की स्थिति बहुत तेज़ी के साथ मजबूत होती जा रही थी। अब एक कहावत है दोस्तों कि एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, तो उसी प्रकार चीन को लगता था कि एशिया चीन की वजह से जाना जाए, ना कि इंडिया की वजह से। इसलिए उसने चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया ताकि वो भारत को नीचा दिखा सके। ठीक, इसके अलावा चीन की स्थिति को वो मजबूत करना चाह रहा था वर्ल्ड ऑर्डर में। इसके अलावा वो युद्ध का बोझ भारत के ऊपर डालना चाह रहा था ताकि भारत अपना विकास नहीं कर सके। ये कुछ कारण है भारत और चीन के बीच में युद्ध का। और हम लोगों ने फॉरवर्ड पॉलिसी को डिस्कस कर लिया और ग्रेट लीप फॉरवर्ड को डिस्कस कर लिया कि दोनों में क्या अंतर है और दोनों बेसिकली क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों कि एक स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा अभी कि युद्ध विराम जो था एक तरफा युद्ध विराम था। युद्ध विराम एक तरफा था, इसके कारण क्या थे? आखिर चीन भारत पे आक्रमण किया और उसके बाद एक तरफा युद्ध विराम वो क्यों कर दिया? तो इसके बहुत सारे कारण थे। उसमें से पहला कारण ये था कि चीन अपना गुडविल दिखाना चाह रहा था वर्ल्ड को कि देखो भाई हम कितने अच्छे हैं ना। अपने आप को वो क्या दिखाना चाह रहा था? नैतिकता वाला, कि मुझ में कितनी एथिक्स है कि मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, पहला। दूसरा, जैसा कि आपको पता है कि माओ बेसिकली अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रहा था और साथ में ही चाइना अपनी शक्ति को दिखाना चाह रहा था। तो हम जैसे ही हारे तो भारत की निर्बलता जग जाहिर हो गई। चीन यही तो चाह रहा था, तो उसका इस युद्ध का उद्देश्य पूरा हो गया था। इसके अलावा तीसरा कारण ये है कि अक्टूबर में लड़ाई स्टार्ट हुआ है और नवंबर आते आते सर्दी बढ़नी शुरू हो गई थी। तो अगर आप उस एरिया को देखोगे तो चूंकि वो एरिया हिमालयन क्षेत्र है, तो वहाँ पे सर्दी बढ़ने के साथ ही बर्फ़ जम जाती, जिससे आवागमन प्रभावित होता है। जब आवागमन प्रभावित होगा तो उनके सैनिकों के लिए रसद वगैरह की उपलब्धता नहीं होगी, तो इसलिए भी वो एक तरफा युद्ध विराम कर लिया। इसके अलावा इस समय तक आते आते, यानी कि नवंबर तक आते आते, भारत को यूएसए और उस समय के सोवियत संघ दोनों से सहायता मिलना शुरू हो गया था। इन कुछ कारणों की वजह से चीन ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उनको कुछ फ़ायदा हो सके। आप अपने कमेंट्स भी हमें बताइए और कमेंट में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताइए कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको इस वीडियो सीरीज़ से फ़ायदा हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो क्या इसमें बदलाव चाहते हैं, आप हमें वो सुझाव बताइए। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल चल रहा है तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त कुछ असम के दरवाजे पे दुश्मन है और असम खतरे में है। इसलिए खास तौर से हमारा दिल जाता है हमारे भाइयों बहनों पर जो असम में रहते हैं, उनकी हमदर्दी में, क्योंकि उनको तकलीफ उठानी पड़ रही है और शायद और भी तकलीफ उठानी पड़े। हम उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे और करेंगे, लेकिन कितनी ही हम मदद करें, हम उनको तकलीफ से नहीं बचा देंगे।